टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नदियों द्वारा बनने वाली इस प्रकृति के बारे में। तो नदियों द्वारा बनने वाली इस प्रकृति के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं आखिर इस प्रकृतियों का निर्माण होता कैसे है, किन चरणों को पूरा करने के बाद किसी इस प्रकृति का निर्माण हो जाता है। तो पहली चीज होती है अपक्षय। इस प्रकृतियों के निर्माण में अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, इन तीनों की जो तो अहम भूमिका होती है। इन्हीं तीनों के कारण जो होता है कोई भी इस प्रकृति का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं अपक्षय क्या होता है। अपक्षय अर्थात वेगरिंग, चट्टानों का टूटना। चट्टानों का टूटना जो तो अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अब ये जो अपक्षय होता है ये दो तरह से होता है, एक होता है भौतिक अपक्षय, एक होता है रासायनिक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय क्या होता है कि मतलब आप बल लगा के तोड़ी गई है ना, बल लगा के तोड़ी गई तो भौतिक अपक्षय। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप रोटी खाते हो तो रोटी को अगर आप हाथों से तोड़ देते हो तो बल लगा के हाथों से तोड़ दिया है ना, इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं की आपने, तो रोटी को आपने हाथे से तोड़ा तो इसको क्या कह दोगे, मतलब कि भौतिक अपक्षय हो जाएगा। रोटी को हाथ से तोड़ना भौतिक अपक्षय, और उसी टुकड़े को सब्जी में लपेट कर है ना खा लेना, सब्जी में लपेट कर खा लेना रासायनिक अपक्षय कहलाएगा। क्योंकि उसमें आप दांतों से तोड़ोगे उसको, दांतों से एकदम कचर कचर के खाओगे, हमारे मुंह में उपस्थित एंजाइम जो होंगे, जो पाचन एंजाइम होंगे उसमें मिल जाएंगे, वो उसे और लचीला वगैरह है ना बना देंगे, हमारा लार भी उसमें लग जाएगा तो भोजन और लचीला हो जाएगा और पाचन में और आसानी हो जाएगी। तो रोटी को हाथ से तोड़ देना भौतिक अपक्षय, और मुंह में डाल के उसको चबा कर पेट के अंदर कर लेना रासायनिक अपक्षय। तो रसायन द्वारा टूटा रासायनिक, बल द्वारा टूटा तो भौतिक। ये हो गया हमारा अपक्षय। ठीक है, अब हम देखते हैं अपरदन। अपरदन को अंग्रेजी में इरोजन कहते हैं। अपरदन क्या होता है, चट्टानों में घिसावट को अपरदन कहते हैं। चट्टानों में घिसावट को अपरदन कहते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर में 12वीं के एग्जाम में पूछा जाता है कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो मृदा में घिसावट को अपरदन कहते हैं, मृदा की कटाव को अपरदन कहते हैं। अब यह अपरदन होता कैसे है, जैसे कि नदियों द्वारा अपरदन कैसे होता है। जब नदी बहती है तो आपने देखा होगा कि जो नदी घाटी का जो किनारा होता है वो हर दिन चौड़ा होता जाता है, हर साल कह कि चौड़ा होता जाता है। क्यों? क्योंकि नदी जब बहती है तो अपने साथ जो तो किनारे की जो तो मिट्टी को भी अपने साथ जो तो बहा कर ले जाती है, इसी को हम अपरदन कह देते हैं। उसी प्रकार चट्टानों में घिसावट को अपरदन कह देते हैं। यही अपरदन अगर मृदा में देखा गया तो मृदा अपरदन है ना, तो ये समझ जाए। अब ये निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण को अंग्रेजी में डिपोजिशन कहते हैं, है ना, डिपोजिशन। निक्षेपण क्या होता है, अपक्षय के द्वारा जब कोई चट्टान टूट जाती है, ओके, जब टूट के वो घिसने लगती है तो उसका जो बुरादा होता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो नदी के पानी के साथ जहां पर जम जाता है उसी को हम डिपोजिशन, निक्षेपण कह देते हैं। निक्षेपण में क्या होता है, जम जाता है। जैसे कि आप अगर घर का फर्श जब धोते होगे तो पानी अगर अड़ा देते होगे, पानी फर्श में अगर आप गिरा देते हो तो वो पानी जो है तो कहाँ पर, जहां पर जो तो ढलान होगी, जहां पर ढलान होगी पानी जमने के लिए होगा तो उस तरफ जो तो पानी जाकर इकट्ठा हो जाएगा। जहां पर ढलान होगी या निचला क्षेत्र होगा तो वहां पर जो तो पानी जाके जम जाएगा। तो ये डिपोजिशन की क्रिया कहाँ होती है, निचले क्षेत्र में होती है। मतलब ढलानी क्रिया में जो तो डिपोजिशन की क्रिया होती है, जहां पर गड्ढा नुमा होगा या फिर ऊंचाई तल से निचला तल हो तो निचले तल में जो तो क्या होगा, डिपोजिशन की क्रिया होगी। तो अपक्षय में टूटा और नीचे, और जो तो अपरदन में घिसा और निक्षेपण में जो तो ढेर लग गया। तो ठीक है, यही होता है अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अब इन्हीं के आधार पर हम नदियों द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, तो आप इसको तब तक नोट कर लें। अब हम देखते हैं नदियों द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां आखिर होती कैसी हैं। देखिए, जब कोई नदी पर्वत के ऊपर बहती, जब कोई नदी पर्वत के ऊपर बहती है तो नदी जो है तो मुलायम चट्टानों को काट देगी। जो चट्टानें मुलायम होगी, जो चूना पत्थर की चट्टानें बनी होगी, मिट्टी की चट्टानें जो होगी, उन चट्टानों को तो जो नदी है वो काट देगी, परंतु कठोर चट्टानों को नदी नहीं काट पाती। तो इस तरह उबड़ खाबड़ आकृति बनती है जिसको हम छिप्रिका कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रेपिड्स कहा जाता है। तो छिप्रिका का निर्माण कहाँ होता है, पर्वतों के ऊपर होता है। कहाँ? पर्वतों के ऊपर होता है छिप्रिका का निर्माण। अब जब छिप्रिका का निर्माण जो तो पर्वतों के ऊपर हो गया, अब जो है तो जब जब नदियां दो पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है, जब नदियां दो पर्वतों के बीच से होकर गुजरती हैं तो क्या बनता है, भी आकार की घाटी बनता है। जब नदियां दो पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है तो कौन सी घाटी बनती है, भी आकार की घाटी बनती है। जब यही घाटी थोड़ी और गहरी हो जाएगी, जब यही घाटी भी आकार की घाटी और गहरी हो जाएगी तो इसी को गार्ज कह देंगे। सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी वगैरह जो होती हैं ये गार्ज का निर्माण करती है, गहरी होती है। भी आकार की घाटी से गहरा क्या होता है, गार्ज होता है। और यही जब भी आकार की घाटी है ना, जब भी आकार की घाटी इस तरह हो जाती है एकदम खड़ा है ना, जब आई आकार की घाटी को हम जो तो कैनियन कहते हैं। जब भी आकार के आई आकार की घाटी क्या होती है, कैनियन कहलाती है। ये जो होती है गार्ज से भी गहरी होती है। तो समझिए, ग्रैंड कैनियन जो होता है, ग्रैंड कैनियन, कौन सा कैनियन, ग्रैंड, है ना, ग्रैंड कैनियन। ये जो ग्रैंड कैनियन है ये अमेरिका में कोलोराडो नदी पर बना है। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन बना है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा कैनियन है। मतलब दुनिया की सबसे गहरी खाई भी कह सकते हो जिसमें नदी बहती है। तो देखिए,
जब दो पर्वतों के बीच से नदी गुजरेगी तो कौन सी आकार की घाटी बनाएगी? भी आकार की घाटी बनाएगी। जब भी आकार की घाटी और गहरी हो जाएगी तो क्या बनाएगी? गाज बनाएगी। गाज से भी गहरा क्या हो जाएगा? आई आकार की घाटी, जिसको हम कैनियन कहते हैं, है ना। सबसे बड़ा कैनियन कहाँ का है? ग्रैंड कैनियन, जो कि कोलोराडो नदी पर बना है, कहाँ है? अमेरिका में है। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं, जब छिप्रिका का निर्माण होता है, देखिए छिप्रिका का निर्माण कहाँ होता है? पर्वतों के ऊपर होता है। जब नदियां पर्वतों के ऊपर से नीचे गिरती है, पर्वत या पठार से नीचे गिरती है, तो उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल मतलब झरना। क्या कहते हैं? झरना कहते हैं, ठीक है। तो ये झरना भी जो तो स्थलाकृति है। नदियां जब पर्वतों एवं पठारों से नीचे गिरती हैं तो उसको क्या कहते हैं? झरना कहते हैं। अब जब इतना तो आप लॉजिक लगा सकते हो, जब पानी ऊपर से गिरता है तो नीचे गड्ढा बना देता है। तो जब झरना ऊपर से नीचे गिरता है ना, झरना जो तो नीचे गिरता है तो अपने नीचे एक गड्ढे का निर्माण कर देता है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कुंड। अवनमन, है ना, अवनमन कुंड। क्या कहते हैं? अवनमन कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कुंड कहते हैं। झरना ऊपर से नीचे गया तो गड्ढा बनाएगा तो क्या बनाएगा? अवनमन कुंड बनाएगा। अब इस कुंड में जो तो पानी भर जाएगा, इसको क्या कहेंगे? झील कहेंगे, तालाब जैसा हो जाएगा, तो ये झील हो जाएगा। अब इसमें ऊपर से पानी गिरता जा रहा है तो पानी इसमें भी ओवरलोड होगा, तो ये पानी जो तो बाहर निकलेगा। तो जब पानी बाहर निकलेगा तो मैदानी क्षेत्र में पानी बहने लगे, पर्वतों से नीचे जब आएगा तो मैदानी क्षेत्र में पानी बहने लगेगा। तो पानी भी जो तो मुलायम चट्टानों को, जमीन पे मैदान में मुलायम चट्टानों को काट देगा, लेकिन कठोर मृदा को नहीं काट पाएगा। तो इस तरह एस आकार की घाटी का निर्माण होगा। कौन सी घाटी? एस आकार, है ना, एस आकार का निर्माण होगा। एस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी का निर्माण होगा। कौन सी घाटी का निर्माण होगा? एस आकार की घाटी का निर्माण होगा। अब मान लीजिए कभी इस घाटी में जो तो बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो ये घाटी यहाँ से सीधी हो जाती है और ऐसे बहने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गोखुर झील का निर्माण हो गया, ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ पर भी एक झील का निर्माण होगा जिसे हम गोखुर झील कहेंगे। यह गाय के खुर के समान दिखती है। देखिए गाय के खुर, गाय का खुर मतलब गाय का जो निचला तला होता है, आप देखोगे इसी तरह का गाय का निचला तला होगा, तो इसको जो तो गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील, है ना, गोखुर झील। क्या कहेंगे इसको? गोखुर झील कहेंगे। गोखुर झील अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है इसको, है ना, परितत्व झील भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। आप गोखुर झील याद करिए। तो गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। एस आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है? मैदानी क्षेत्रों में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये तटबंध क्या होता है? तटबंध, नदियां जो होती हैं जब बहती हैं तो अपने साथ जो तो कंकड़ पत्थर माटी, है ना, सबको समेट कर चलती है, कचरा वगैरह सब समेट कर चलती है। तो नदियों में पाए जाने वाले इन कचड़ों को क्या कहते हैं? सील्ड कहते हैं। क्या? सील्ड शब्द यूज किया जाता है इनके लिए, है ना, सील्ड, है ना, सील्ड यूज किया जाता है ना। इनको हम कचरा वगैरह नहीं कहते, नदियों में बहने वाली कंकड़ पत्थर मृदा को कचरा नहीं कहते, सील्ड कहते हैं। तो नदियां अपने द्वारा बहा कर लाई गई सील्ड को, अर्थात कचरा को, जब अपने तट के किनारे जमा कर देती, तट के जो तो किनारे जमा कर देती हैं, तो उसी को हम तटबंध कहते हैं, तटबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा गंगा नदी के किनारे बालू है, बालू एकदम जमा रहता है, तो वो क्या है? गंगा नदी अपने द्वारा जो तो बहा कर लाई है वो बालू सालू, तो अपने तट के किनारे किनारे बिछा दी है, तो यही होता है तट होता है। तट बहुत ही उपजाऊ होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये नदी द्वीप क्या होता है। ये जो है ये नदी द्वीप क्या होता है ना, नदी द्वीप, नदी द्वीप क्या होता है ना। आपने सुना होगा कि समुद्र में द्वीप होता है, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, है ना, ये सारे बोर्नियो द्वीप, ये सभी के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन ये नदी द्वीप क्या होता है? जब नदियां अपने द्वारा बहा कर लाए गए कचड़े उचड़े को, है ना, मतलब सील्ड को, नदी के बीच में ही, अपने नदी के बीच में ही जमा करने लगती है, तो धीरे धीरे वो जो तो एक वहां पर जो तो भूमि का निर्माण हो जाता है, एक स्थल का निर्माण हो जाता है, और वो नदी के बीच में है, और वो द्वीप, द्वीप के जैसा है ना, द्वीप के जैसा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको द्वीप कह दिया। तो क्या हो गया? नदी में तो नदी द्वीप हो गया। तो ये हो गया नदी द्वीप। नदियां अपने द्वारा बाहर कर लाएगी सील को कहाँ जमा कर देती है? नदी में कर देती है, उसको क्या कहते हैं? नदी द्वीप कहते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है तो वो मांजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप, है ना, मांजुली, मांजुली द्वीप, है ना। ये जो मांजुली द्वीप है ये नदी पर बना है, ये बहुत बड़ा है कि इसको जिला घोषित कर दिया गया। इतना बड़ा ये मांजुली द्वीप है कि इसको जिला घोषित कर दिया है। मांजुली द्वीप जो तो भारत में असम राज्य की ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में? असम में है। और ये असम का 35वां जिला घोषित कर दिया गया मांजुली द्वीप। अब देखिए जब नदियां जो होती हैं अपने मुहाने की तरफ जाती है, मतलब समुद्र की ओर जाती है, तो नदियों की जो ढलान होती है वो कम हो जाती है। नदियों की जब ढलान कम हो जाएगी तो नदियों की बहने की रफ्तार भी बहुत धीमी हो जाएगी। तब नदियां क्या करती हैं कि उनके अपने द्वारा बहा कर लाए गए सील्ड वगैरह जो होती हैं वहीं पर इकट्ठा होने लगता है ना। जब नदियों का जो बहाव धीमा हो जाएगा तो अपने द्वारा बहा कर लाए गए कचरा उचरा को अपने रास्ते के आगे जमा कर देंगी, है ना। और फिर उन्हीं रास्ते में से बीच बीच से कहीं कहीं निकलेंगी, है ना। मतलब कि इसको नदियां अपने द्वारा बहा कर लाए गए जो मतलब कि सील्ड वगैरह होती हैं उनको मुहाने पर जमा कर देती हैं। उस सील्ड को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये जो कालिया कार का मैं बना ये डेल्टा है। क्या है? डेल्टा, है ना। तो डेल्टा है ये डेल्टा जो होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है
और सुंदरबन का डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के संगम पर बना है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। किन दो नदियों के संगम पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के डेल्टा को हम क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, है ना, डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर बना है। अब इन डेल्टाओं के बीच से जो तो नदियां जो तो विभाजित हो जाती, मतलब नदियों की कई शाखाएं निकल जाती हैं। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ से पानी अड़ा रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से पानी अड़ा रहा है। अब मैं इसके आगे जो तो एक ऐसे मतलब कि कुछ लगा देता हूँ, है ना, बांध बना देता हूँ इसके आगे। तब नदी क्या करेगी? या तो इधर से बहेगी या तो इधर से बहेगी नदी, है ना। तो जब नदियों के आगे जो तो डेल्टा का निर्माण हो जाता है तो नदियां जो तो कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उसी को हम वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहेंगे हम वितरिका। क्या कहेंगे? वितरिका, है ना। तो क्या कहेंगे हम? वितरिका कहेंगे। वितरिका का निर्माण कहाँ होता है? मुहाने पर होता है। कहाँ होता है? मुहाने पर होता है वितरिका का निर्माण। अब ये जो डेल्टा होता है ये बहुत ही बचा होता है, और वितरिका का जो निर्माण होता है वो मुहाने पर होता है। तो ये सारी चीजें हो गई, है ना। अगर पर्वतों पर नदी बह रही है तो उसको क्या कहेंगे? क्षिप्रिका कहेंगे। जब नदी पर्वत से या पठार से नीचे गिरती है उसको झरना कहेंगे, और नीचे बनने वाले गड्ढे को अवनमन कुंड कहेंगे। और फिर मैदानी क्षेत्र में कौन सी घाटी बनती है? एस आकार की घाटी बनती है। जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाएगी तो गोकुल झील बनाएगी, है ना। जब नदियों के किनारे जो होता है अपने द्वारा, जब नदियां तटों के किनारे जो होता है अपने द्वारा लाए गए सील्ड को जमा कर देती, उसको क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। नदियां जब अपने सील्ड को जो तो बीच नदी में ही बना मतलब जमा करने लगती है तो उसको नदी द्वीप कहते हैं। नदियां अपने मुहाने पर जाने के बाद जब ढलान कम हो जाती है, जब ढलान कम हो जाती है तो उनकी कई शाखाएं बन जाती है, तो उसको वितरिका कहते हैं। नदियां अपने द्वारा बहा कर लाए गए सभी कचरा वचरा को कहाँ जमा कर देती? मुहाने में जमा कर दी, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन का डेल्टा बहुत ही बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है। अगर मान लीजिए नदियों के मुहाने में दोनों तरफ पर्वत हो, इधर भी पर्वत हो और इधर भी पर्वत हो, है ना, दोनों तरफ जो तो पर्वत हो। ये मान लीजिए पर्वत यहाँ पर मैंने बना दिया है। अगर नदियों के दोनों किनारे में पर्वत होता है तो अगर पर्वत है तो नदियां अपने द्वारा बहा कर लाए गए सील्ड को, है ना, नदियां अपने द्वारा बहा कर लाए गए जो सील्ड होते हैं, है ना। अब मान लीजिए नदी अपने द्वारा बहाकर कुछ लाई है तो इसको जो तो यहाँ पर इकट्ठा कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि आसपास तो जमीन ही नहीं, पर्वत है, और पर्वत है तो भैया इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। तो नदी अपने द्वारा बहाकर लाए गए सील्ड को जो तो समुद्र में गिरा देती है। क्या करते हैं? समुद्र के में गिरा देती है। नदियां जब अपने द्वारा बहाकर लाए गए सील्ड को समुद्र में बहा देती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो एस्चुरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहा जाता है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए सील्ड जब समुद्र में विभाजित हो जाते हैं, नदियां अपने द्वारा बहाकर लाए गए सील्ड को जब समुद्र में मतलब बहा देती है, उसको क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं, हाँ, एस्चुरी। एस्चुरी कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है ना, एस्चुरी। डेल्टा कब बनेगा? जब मतलब नदी अपने द्वारा बहा कर लाएगा सील्ड को अपने तट पर, है ना, अपने मुहाने में जमा कर दे, समुद्र में ना गिराए, जमा कर दे कहाँ? मुहाने पर। समुद्र में नहीं जाता तो उसको डेल्टा कहेंगे। अगर समुद्र में गिर गया है तो उसको क्या कहेंगे? एस्चुरी कहेंगे। ये एस्चुरी जो है कुछ इस प्रकार का होता है, गोल नाव के समान होता है। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि ऊपर से पानी गिरेगा तो उसका जो है ना पथरा वथरा होगा, जो माटी वगैरह होगा वो ऐसे ही जमता जाएगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? एस्चुरी कहेंगे। एस्चुरी का निर्माण इसी तरह होता है। अब जो गोदावरी नदी है और दामोदर नदी है, और पश्चिम की तरफ जो तो हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी और दामोदर नदी, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और गोदावरी नदी का एस्चुरी भारत में सबसे बड़ा एस्चुरी है, और गोदावरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। कहाँ? पूरब की ओर, है ना, भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी की ओर बनाती है एस्चुरी और डेल्टा दोनों गोदावरी नदी। ओके। और नर्मदा और ताप्ती नदियां जो होती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो होती हैं, है ना, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो होती है वो भारत के पश्चिम में, है ना, भारत के पश्चिम में जो तो एस्चुरी बनाती है। तो गोदावरी नदी भारत के पूरब में एस्चुरी बनाती है ना, गोदावरी नदी भारत के पूरब में एस्चुरी बनाती है। अब देखिए, अब ये हो गया कि मतलब एस्चुरी के निर्माण में क्या होना चाहिए कि मुहाने पर दोनों तरफ पर्वत होने चाहिए, और क्या डेल्टा के निर्माण में क्या होना चाहिए? पर्वत नहीं होना चाहिए। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हर एक चीज आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। मैंने डायग्राम वगैरह भी बना दिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि इसके बाद भी मैं अभी वायु द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण है, अभी हिमनद द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण है, भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण है, ज्वालामुखी, भूकंप जैसे जैसे चैप्टर हैं उनको भी मैं बड़ी आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।